पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10, ट्रिब्यूनल्स पार्ट 11, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17। तो इसका सही आंसर होगा ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो है वो आपका पार्ट 11 में नहीं है, ये है आपका पार्ट 14A में। 14A को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A एंड 323B। 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, और 323B जो है वो अदर पर्पस के लिए जो ट्रिब्यूनल्स फॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट 1। लिस्ट 1 में आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 324, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280, आर्टिकल 338। ये बताना है कि ये आर्टिकल जो है वो किससे मैच कर रहा है लिस्ट 2 के ऑप्शंस में। ठीक है, आर्टिकल 324A में क्या है? इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 315 is related to Public Service Commission. Article 280 is related to Finance Commission, and Article 338 is related to National Commission for Scheduled Caste. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लास्ट। सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ है, देन सबसे लास्ट में कौन सा इवेंट हुआ है, हमें ये बताना है। क्या लिखा है इसमें? अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया होगा तो सबसे पहले क्या किया गया होगा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिली होगी, देन अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, एंड लास्ट में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा आपका लास्ट ऑप्शन, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, द अदर एज रीजन। असर्शन, द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट to change the boundary of any state after seeking views of the concerned legislature of that state on the subject within a specified period. Reason, it is not mandatory for the president to accept the proposal of the concerned state legislature. पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट को जब भी किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, जो उस स्टेट का लेजिस्लेचर होगा उससे उसके व्यूज जानने के बाद विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड में। रीजन ये कह रहा है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। ये प्रेसिडेंट के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के जो प्रपोजल है उसको माने या ना माने। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो पहले वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ A and R true, but R is not correct explanation of A. अगला क्वेश्चन है, with reference of the election of Vice President of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which of the following statements is are correct? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसीडर्ड वैलिड। वाइस प्रेसिडेंट ने उस डिक्लेरेशन से पहले जो भी काम किए हैं वो वैलिड होंगे। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसीडर्ड वैलिड, लेकिन उस दिन जो उन्होंने एक्ट किया है वो वैलिड नहीं होगा। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है गलत। जिस दिन भी इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा उस दिन तक प्रेसिडेंट के द्वारा, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा किए गए हर एक्ट को वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला आंसर होगा ओनली वन। पहला वाला सही है ना, तो आंसर होगा ओनली वन।
अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा? प्रतिभा पाटिल, उर्मिला सिंह, मीरा कुमार या सुषमा स्वराज? इसका सही आंसर है मीरा कुमार। वो पहली वीमेन स्पीकर थी लोकसभा की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड? थर्ड schedule forms of oath or affirmations, eighth schedule languages, ninth schedule or location of seats in the council of state, 10th schedule provision as to disqualification on the ground of defection। तो थर्ड स्केड्यूल जो है वो फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड ही है। एट्थ स्केड्यूल जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। 10th एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। 9th स्केड्यूल किससे रिलेटेड है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और लोकेशन ऑफ स्टेट और लोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये वाला जो है ये है आपका फोर्थ स्केड्यूल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पस फॉर अ पीरियड ऑफ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लिश को कितने साल के लिए परमिट किया था कि उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाएगा, ऑफिशियल पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 15 ईयर्स के लिए परमिशन मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड अदर एज रीजन। असर्शन, द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। रीजन, a bill passed by two houses of parliament cannot become a law without the assent of the president। देखो, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बिना कोई भी बिल जो है वो पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है यानी जो असर्शन है और जो रीजन है दोनों ही सही हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Union Finance Commission, which of the following statement is are correct? Finance Commission has a chairman and 6 members। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट सबमिट इट रिपोर्ट टू द नीति आयोग। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हैं, नीदर वन नॉर टू। जो फाइनेंस कमीशन है उसमें एक चेयरमैन तो होता है लेकिन 6 मेंबर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 4 मेंबर्स होते हैं। और ये जो अपनी रिपोर्ट है वो नीति आयोग को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट को सबमिट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है ना फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो तो उसके लिए कुछ रिट्स इशू करती है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है हैज टू इशू रिट्स लाइक हबीज कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्टिलरी which is appropriate for the enforcement of fundamental right। Second statement, Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given to the Supreme Court। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है ये जो रिट की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है तो पार्लियामेंट चाहे तो अदर कोर्ट्स को भी ये पावर दे सकती है रिट इशू करने की विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत रहते हुए। तो इसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। जनरल के रिगार्डिंग, विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? A person is appointed as Attorney General who is qualified to be appointed as the judge of the Supreme Court। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल है कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि कोई भी पर्सन जिसे अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना है वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल को रिमूव किया जाता है सेम प्रोसेस जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बेसिस पे काम करते हैं, तो इन्हें रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमें करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट?
पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर में नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी टोटल मेंबरशिप है उसका 1/3 ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैव एट लीस्ट, कम से कम लेकिन 40 मेंबर्स ही होने ही चाहिए। मान लीजिए किसी में 1/3 जो है वो बहुत ही कम हो जा रहा है, 20-30 ही रह जा रहा है, तो कम से कम 40 मेंबर रहने चाहिए। और अगर ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो फिर 1/3 ऑफ दैट मेंबरशिप रहेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर बताना है तो बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। Uttar Pradesh has 31 seats for Rajya Sabha. 80 members of Lok Sabha are elected from UP. Select the correct answer. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 होगा। 31 सीट्स हैं इन राज्यसभा एंड 80 इन लोकसभा। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कॉमन पोस्ट मे बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड, द पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ द सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ इट। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कॉमन पोस्ट जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं, तो इस स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है। कॉमन पोस्ट जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं ताकि प्रॉपर और स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, दोनों ही हाउसेज में कोऑर्डिनेशन बना रहे। आर्टिकल 98 जो है वो रिलेटेड है सेक्रेटरीट से। उसमें ये है कि दोनों ही हाउसेज के अपने अपने सेक्रेटरीट होंगे, लेकिन ये चीज़ कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करी गई है कि कॉमन पोस्ट जो है वो बनाई जा सकती है, लेकिन हाँ एक समझ के अनुसार देखें तो मतलब हाँ बनाई जा सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ द सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ इट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है सर्विस कंडीशन को। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ग्राम सभा के रिगार्डिंग सही नहीं है। इट हैज द पावर्स एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज स्टेट लेवल। इसके पास भी वैसे ही पावर है विलेज लेवल पे जैसे कि स्टेट के पास है स्टेट लेवल पे। इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। और डी वाला कह रहा है ए एंड सी बोथ होंगे। तो देखिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, डिटरमाइन नहीं करती है। सही आंसर होगा डी, ए एंड सी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत्स आर कंडक्टेड बाय। पंचायत के इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट इलेक्शन कमीशन या पंचायती राज ऑफ इंडिया कमीशन। तो इस पंचायत के इलेक्शन कराने का काम किसका है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशंस ऑफ अशोक मेहता कमिटी 1977 ऑन पंचायती राज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier सिस्टम। और सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है अ ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि 3-tier सिस्टम को रिप्लेस करने की बात की गई थी बाय 2-tier सिस्टम, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है अब ब्लॉक कह रहे हैं, ब्लॉक नहीं डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The resignation letter by Judge of Supreme Court is addressed to Chief Justice of India, Senior Most Judge of Supreme Court, the President, the Prime Minister. जो रेजिग्नेशन लेटर होगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो किसको दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा द प्रेसिडेंट. Which of the following is not a part of Article 20 of the Constitution of India? आर्टिकल 20 में 3 चीजों की बात की गई है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 लिखी हैं. कौन सा नहीं है? ठीक. प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी क्लॉज, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. तो आर्टिकल 20 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात की गई है, डबल जियोपार्डी की भी बात की गई है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की भी बात की गई. प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर की कोई बात नहीं की गई है आर्टिकल 20 में, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. इसमें से कौन सा डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है? ऑप्शंस पढ़ते हैं. गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो जो फंडामेंटल ड्यूटी भी हो और डीपीएसपी भी हो, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों का पार्ट है. With reference to the joint sitting of Parliament, which statement is are correct? Article 109 provides for the joint sitting of both houses in certain cases. The Speaker presides the joint sitting of the two houses of Parliament. तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आर्टिकल 109 प्रोवाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन सर्टेन केसेस. तो ये स्टेटमेंट तो है गलत, क्योंकि आर्टिकल 108 प्रोवाइड करता है. सेकेंड स्टेटमेंट राइट है. स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को जब भी दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग होती है. तो इसका आंसर हो गया ओनली 2 करेक्ट आंसर. क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द फंडामेंटल राइट्स बाय द. राइट टू एजुकेशन को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट, सेकेंड 93rd अमेंडमेंट एक्ट, 86th या फिर 71st. कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. देखो 86th अमेंडमेंट से एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 21A पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. पार्ट 3rd जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे एनफोर्सेबल होते हैं बाय कोर्ट ऑफ लॉ. तो इसलिए अगर किसी का राइट टू एजुकेशन वॉयलेट हो रहा है, ये राइट अगर किसी का वॉयलेट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं. आर्टिकल 21A में ये कहा गया कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F जो कि पार्ट 4th में है, और पार्ट 4th जो है वो हमारा डीपीएसपी है. तो इसमें भी पहले से प्रोविजंस दिए हुए थे एजुकेशन के, लेकिन फिर भी हमें क्या ज़रूरत पड़ गई उसको फंडामेंटल राइट बनाने की? देखो, क्योंकि जो डीपीएसपी होता है वो एनफोर्सेबल नहीं होता है बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यानी अगर उसका वॉयलेशन हो रहा है तो हम उसके लिए कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं. आर्टिकल 45 में जैसे लिखा है कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तो अगर स्टेट नहीं कर रही है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो एक डीपीएसपी है. ठीक, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी. ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि कोई भी स्टेट जो है वो अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं. 86th अमेंडमेंट एक्ट से ही आर्टिकल 45 जो है उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया, और अब आर्टिकल 45 में ये लिखा है कि स्टेट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी बच्चों को जब तक कि वो 6 साल के नहीं हो जाते हैं. ऑल्सो एडेड न्यू फंडामेंटल ड्यूटी इन आर्टिकल 51A. 86th अमेंडमेंट से ही आर्टिकल 51A में एक और नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया.
आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन 86 अमेंडमेंट के बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। तो इसमें ये कहा गया कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड स्टेट मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? मणिपुर 62, गोवा 40, उत्तर प्रदेश 403 और उत्तराखंड 70। ये बताना है कि कौन से स्टेट में कितनी MLA सीट्स हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर 62। ये गलत है, मणिपुर में 62 नहीं है, 60 है, ठीक है। बाकी सही है, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश 403 है और उत्तराखंड 70। क्या होता है कि हर स्टेट जो है वो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होता है। जो MLA होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ एन इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहाँ से इलेक्ट होते हैं, MLA रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जो हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजते हैं, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड? किस दिन उत्तर प्रदेश डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 23 जनवरी? द करेक्ट आंसर इज 24 जनवरी। देखो, 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसलिए मई 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि वो 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो सेलिब्रेशन है उसको प्रपोज किसने किया था? गवर्नर राम नायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more स्टेट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय? जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, उसको इस्टेब्लिश कौन करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न्ड स्टेट्स, राज्यसभा या फिर लोकसभा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न्ड स्टेट्स। UPSC और SPSC जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, लेकिन ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ? जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको किस केस से लाया गया? तो ऑप्शंस ये हैं, केशव नंदा भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1964, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केशव नंदा भारतीय केस। जो केशव नंदा भारतीय केस है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, उसी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर टर्म जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इस डॉक्ट्रिन के पीछे ये आइडिया था कि पार्लियामेंट जो है वो कभी भी ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस ना करे जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल जाए। तो केशव नंदा भारतीय केस में ये जो डॉक्ट्रिन है वो लाइमलाइट में आई और ये कहा गया उस केस में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे कभी भी छीना नहीं जा सकता, उसे कभी अलग नहीं किया जाएगा। जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion and the other as reason. Assertion: the 73rd amendment of the constitution is considered to be a watershed
in the history of local self-government in India. Reason: the 73rd Constitution Amendment conferred the much coveted constitutional status on पंचायत. तो देखो, जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या हुआ था, चेंजेस लाए गए थे। और ये 73rd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक वाटरशेड मूवमेंट माना जा रहा है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जा रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्योंकि क्या था ना कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था, और जब भी किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही राइट है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले वाले का एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट और एक नया स्केड्यूल ऐड किया गया। पार्ट 9th ऐड किया गया और 11th स्केड्यूल को ऐड किया गया। ग्राम सभा को पंचायती राज सिस्टम का फाउंडेशन बताया, और ग्राम सभा के कुछ फंक्शंस डिसाइड किए गए और कुछ पावर्स बताई। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ये कहा गया कि 3 टायर पंचायत सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा हर स्टेट में। 3 टायर सिस्टम मतलब विलेज लेवल पे, देन इंटरमीडिएट लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। SC और ST के लिए हर लेवल पे सीट रिजर्व की जाएंगी, और ये जो सीट्स रिजर्व की जाएंगी SC ST की, वो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से की जाएंगी हर लेवल पे। और इसके जो इलेक्शंस हैं पंचायत के, वो कौन कंडक्ट कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो सुपरवाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे पंचायत के इलेक्शंस को। अगला क्वेश्चन है, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग की, उसको कौन एग्जामिन करता है? पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, द एस्टिमेट कमिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पब्लिक अकाउंट कमिटी। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है वो कैग की ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन कर। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग को इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड भी कहा जाता है, और इससे चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है वो एग्जामिन करती है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। फिर ये जो कैग की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है उसको प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। कैग जो है वो अपनी 3 रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के सामने रखता है। पहली है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन सेकेंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, और तीसरी पब्लिक अंडरटेकिंग की जो रिपोर्ट है। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है उसको 1921 में फाउंड किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये याद रखना जरूरी है कि इसको 1921 में इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंडर फाउंड किया गया था, और इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। 1966 से लेकर 1967 तक क्या था कि जो चेयरमैन है वो रूलिंग पार्टी से ही होते थे, लेकिन अभी एक कन्वेंशन बना दिया गया है कि जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है उसके जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से आते हैं। जो टेन्योर होता है चेयरमैन का और मेंबर का वो 1 साल का होता है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कौन सी है, तो वो होती है एस्टिमेट कमिटी। जो एस्टिमेट कमिटी है उसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, और सभी मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है वो एग्जामिन करती है रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो PSU होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके जितनी भी रिपोर्ट्स और जो अकाउंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करने का काम किसका होता है? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट? द आंसर इज बी 1990। पेसा एक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था 1996 में, और इसको इनैक्ट किया गया था primarily to protect the rights of tribal population living in 5th schedule areas. Next question है, the first interim national government was announced on। पहली interim national government जो है वो कब अनाउंस की गई थी?
25 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 23 अगस्त या फिर 22 अगस्त 1946। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 25 अगस्त। जो पहली इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट है उसको अनाउंस किया गया था 25 अगस्त 1946 को। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड। इंटरिम गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो बनाई गई टू ओवरसी द ट्रांजिशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम अ ब्रिटिश कॉलोनी टू इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ब्रिटिश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देन फंडामेंटल ड्यूटीज, देन सिटीजनशिप और लास्ट में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारा यूनियन टेरिटरी किस में है? पार्ट 1 में। देन फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? पार्ट 4 ए में। देन सिटीजनशिप पार्ट 2 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देन है सिटीजनशिप एक्ट, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फिर उसके बाद है लास्ट वन। तो बी आपका सही ऑप्शन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप दिया हुआ है। देन पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 32 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 डीपीएसपी गिवन है। फिर उसके बाद आर्टिकल 51 ए पार्ट 4 ए में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन है। ये जो आर्टिकल है 51 ए इसको ऐड किया गया है 42 एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। जो 42 अमेंडमेंट एक्ट है उससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे पास इस टाइम कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर assuming the office of the president of India। प्रेसिडेंट का ऑफिस एज्यूम करने से पहले इनमें से किसने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो नहीं एज्यूम किया, एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं सर्व किया? ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर आर वेंकटरामन। तो इसका सही आंसर होगा नीलम संजीवा। बात करें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो ये सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होता है हमारी कंट्री का। आर्टिकल 63 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को मेंशन करता है। इसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। इनडायरेक्टली इन्हें चूज किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन। कौन से अमेंडमेंट से दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 डेजिग्नेटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो 69th अमेंडमेंट एक्ट था 1991 का, उससे जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया। इट ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया और ऑल्सो क्रिएटेड स्टेट असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट। और आदित्य झा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, आदित्य झा जो है वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के। आर्टिकल 239 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वही स्पेशल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करता है दिल्ली को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम। तो इसका सही आंसर होगा टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है,
बाकी ये जो है हमारी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि पार्ट 4 में दी हुई हैं। पार्ट 4 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था।